हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का जीएस क्लैरिटी में। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 3 के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें जाना कि किस तरह से पार्लियामेंट हमारी संसद राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश की बाउंड्री को घटा बढ़ा सकती है, उसके नाम में चेंज कर सकती है। यानी जितने भी जिक्सो पजल पॉसिबल होते हैं उसको पार्लियामेंट कानून बनाकर लॉ पास करके कर सकती है। उसमें राज्य सरकार की भी क्या भूमिका होती है उसको भी हमने, उस प्रक्रिया को भी हमने जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में आजादी के बाद जो राज्यों के पुनर्गठन की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं रही, उसको समझेंगे। लोगों के बीच में किस तरह की डिमांड रही, क्या मांग रही लोगों की राज्यों के पुनर्गठन को लेकर, उसको जानेंगे। और साथ ही उन मांग को पूरा करने के लिए सरकार के रिस्पॉन्स में किस तरह की जो कमेटियां जो बनाई गई, उन कमेटियों ने सरकार को क्या सलाह दी, क्या सलाह मशवरा दी, उसको समझेंगे। और किस किस राज्य को कब कब पुनर्गठन किया गया उसकी ऐतिहासिक घटना को भी जानेंगे इस वीडियो में। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले डिमांड को समझते हैं कि लोगों के बीच में डिमांड किस तरह की रही। देखिए 1920s के दौर में आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी देश की पार्टियां थी और उसके जो नेता थे, उनके कार्यकर्ता थे, वो कहते थे कि जो आजाद भारत में एक आजाद स्टेट बनाया जाएगा, एक अलग तरह का स्टेट होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरह रूल करती थी उससे अलग स्टेट होगा। और वो स्टेट, वो राज्य समान कल्चर और समान भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। 1920s के दौर में जितने भी नेशनल मूवमेंट होते हैं उनमें ये बात अक्सर कॉमन कही जाती थी। 1947 तक हमारे देश में जो मेजर कैटेगरी के स्टेट थे वो दो टाइप के थे। एक वो जो ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, वो वाले एरिया थे, और एक वो एरिया थे जिसमें प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़े का कंट्रोल था। इसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट ये प्रिंसली स्टेट वाले एरिया हो गए। ठीक, तो हमने जो अपने देश में संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को, 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया, तो ब्रिटिश गवर्न जिस तरह से ब्रिटिश रूल करती थी स्टेट्स में, इसी के अकॉर्डिंग स्टेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो 4 पार्ट कौन कौन से थे? तो पार्ट ए में वो स्टेट थे जो ब्रिटिश के गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव कंट्रोल वाले एरिया थे। इसमें आप देखेंगे बेसिकली जो मद्रास, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, असम, इस तरह के जो बॉम्बे, बेसिकली ये वाले जो एरिया थे, उसमें इसमें गवर्नर और स्टेट के लेजिस्लेटिव का डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय। ठीक है, वहीं दूसरी कैटेगरी के जो स्टेट को हमने पार्ट बी वाले जो स्टेट थे, ये बेसिकली वो स्टेट थे जिसमें प्रिंसली स्टेट वाले आते हैं, जो राजे रजवाड़े के कंट्रोल वाले एरिया थे और जिस पर राज्य प्रमुख का कंट्रोल था। ये वो वाले स्टेट थे, जैसे आप मैसूर को ले लेंगे, हैदराबाद ले लेंगे, राजस्थान, पेप्सू वाला जो एरिया आ जाता है वो एरिया थे। और वहीं पार्ट सी जो आप देखेंगे, पार्ट सी वाले एरिया जो थे वो ट्राइबल एरियाज थे। बेसिकली वो ट्राइबल जो एरियाज थे उसमें जिसका चीफ कमिश्नर इसके कंट्रोल में था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय। पार्ट डी में अंडमान और निकोबार आइलैंड जो था एक ही था, वो पार्ट डी में रखा। तो हमने जब संविधान को लागू किया अपने देश में, अपने स्टेट को 4 कैटेगरी, मेजर कैटेगरी में बांटा, पार्ट ए, बी, सी, डी, और जो ब्रिटिश जैसे रूल करती थी उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने स्टेट को डिवाइड कर दी। बात आती है कि लोगों की मांग रही समान कल्चर और समान भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, जो जैसा कि नेशनल मूवमेंट के दौरान लोगों के बीच में बड़े बड़े देश के नेता भी कहते रहे या उनके कार्यकर्ता भी कहते रहे। अब लोगों को लगा कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि जो पार्टियां थी उनका कहना था कि आजाद भारत जो होगा वो एक भारत अपने आजाद सोच के हिसाब से स्टेट बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश के ही रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके स्टेट को बना दिए। तो लोगों को लगा कि हमारे साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हो गया। इस बीच बहुत सारे आंदोलन कई जगह होने लगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो लोगों की इस डिमांड को, समान भाषा या समान कल्चर की जो डिमांड मांग थी, इस हिसाब से स्टेट का क्यों नहीं गठन किया गया? देखिए पहला कारण तो था कि हमारा देश का जो पार्टीशन हो जाता है, और कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़े वाले एरिया थे आज़ादी के समय जो हमारे देश में रहना, शामिल नहीं होना चाह रहे थे, इंडियन यूनियन को वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम अपना एक अलग देश बनाएं। तो सबसे पहले तो एक यूनिटी को खतरा थी। उनका जो आर्ग्यूमेंट रहा, जो देश के नेताओं का, बड़े बड़े जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनका जो आर्ग्यूमेंट रहा कि इससे देश की एकता, अखंडता को खतरा है। अगर हम स्टेट को भाषा या समान कल्चर के आधार पर बांट भी देते हैं तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड रखेगा,
कहीं ना कहीं जैसे कि जैसे वाटर डिस्प्यूट को लेकर, जल विवाद को लेकर अक्सर दो स्टेट में विवाद होते रहता है। एक कल्चर दूसरे कल्चर को लेकर हमेशा जो एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड रखेगा, उनका आर्ग्यूमेंट ये था मोर डिमांड हो जाएगा। और जो माइनॉरिटी जो लैंग्वेज होगी, मान लेते हैं कि मराठियों के लिए एक स्टेट जैसे हम बना दिए, अब हिंदी स्पीकिंग वाले, जो हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र में जाके अगर उनकी जो माइनॉरिटी रहेगी, अल्पसंख्यक जो रहेंगी, तो उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करेंगे मराठी लोग। तो इन सारे कारणों की वजह से भी जो लोगों की मांग को वो देने से कतराते थे। लेकिन हम देखेंगे कि 1947-48 के आसपास में लोगों के बीच में अपने अपने स्टेट को लेकर मांग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रही। ऐसे में सरकार मजबूर हो गई, तो सरकार को कुछ कदम उठाना ही पड़ गया। सरकार ने कमेटी का गठन किया। पहली कमेटी रही एस.के. धार कमेटी। जस्टिस एस.के. धार जिसका लीड कर रहे थे, उनके नेतृत्व में 1948 में। और एस.के. धार कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों को बांट नहीं सकते हैं। उन्होंने रीज़न दिया कि इससे सुरक्षा और एकता अखंडता को खतरा है, देश बाल्कनाइज्ड कर जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएगा। हाँ, उन्होंने कुछ एडवाइस किया कि आप जोग्राफिकल भौतिक आधार पर बांट सकते हैं। जैसे एक राज्य को बांटेंगे तो उसके बीच में पहाड़ नहीं आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आसान हो उस हिसाब से आप बांट सकते हैं। फाइनेंशियल आधार पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर आप राज्यों को बांट सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो सरकार की अपनी कमेटी रही, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी कमेटी रही, वो जेवीपी कमेटी रही। बेसिकली इसमें कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट लीडर थे वो रहे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों के नेतृत्व में एक कमेटी जेवीपी कमेटी के नाम से जाना गया। इस कमेटी ने भी अपनी जब रिपोर्ट दिया, तो कहीं ना कहीं एस.के. धार जो कमीशन थे उसी के रिकमेंडेशंस पे अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने भी सेम आर्ग्यूमेंट दिया कि एकता अखंडता को खतरा है, देश छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएगा, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी बढ़ जाएगी। आज अगर हम लोगों की मांग को अगर पूरा करते हैं भाषा के समान भाषा समान कल्चर के आधार पर, तो कल जातीय धर्म के आधार पर अपने अपने स्टेट को लेकर ये ज़्यादा डिमांड हो जाएंगे, तो फिर देना पड़ जाएगा। तो इस तरह के कुछ आर्ग्यूमेंट दिए। इसी तरह से अब दौर आता है 1951-52, 51-52 के समय का जो दौर था। उस समय जैसे हमारे देश को पहला प्रधानमंत्री भी मिल गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं अपने अपने स्टेट के मांग को लेकर, भाषा और संस्कृति के आधार पर। तो इसी बीच देखेंगे कि जो मद्रास वाले जो एरिया था, मद्रास वाला जो एरिया था, बेसिकली ये वाला एरिया, इसमें आंध्रा एजिटेशंस हो जाता है। और आंध्रा एजिटेशंस को लीड कर रहे थे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु। इनका कहना था कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, खाना नहीं भोजन नहीं करेंगे। यानी ये बेसिकली आमरण अनशन जिसको कहा जाता है, हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और इनकी मांग क्या थी कि इनका कहना था कि ये जो मद्रास वाले एरिया है, यहाँ पर जो तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, और इससे तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की कल्चर को ऑप्रेस्ट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, हमारी इथनिसिटी को खतरा है, हमारी कल्चर को खतरा है। तो इनको लेकर एक अलग स्टेट को मांग थी। तेलुगु स्पीकिंग वाले लोगों का अपना एक अलग स्टेट मांग थी। इसी बीच पोट्टी श्रीरामुलु ये मोर देन 50 दिन से ज़्यादा हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं और इनकी डेथ भी हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इस एरिया में भयानक लोगों के बीच में आक्रोश हो जाता है। और इस आक्रोश को कम करने के लिए, शांत करने के लिए पहला जो स्टेट का गठन किया गया हमारे देश में 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। मद्रास से निकालकर आंध्र प्रदेश का पहला स्टेट गठन किया गया 1953 में। बस एक लोगों को मौका मिलना चाहिए था। एक चिंगारी आपने जला दी यहाँ पर। अब अलग अलग जो जगह थे, बंगाली स्पीकिंग लोग थे, जो मराठी वाले लोग थे, या फिर कई और जो जगह जगह पर गुजराती बोलने वाले लोग थे, इन सब लोगों को अब नेहरू के पास आते हैं, कहते हैं आपने जब इनको दिया, अब हमें भी हमारी मांगे पूरा करो। देश के अलग अलग हिस्से से लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर थे उस समय, लोगों के उनके पास आते हैं और अपने अपने राज्यों की मांग को रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने पहली इंडिपेंडेंट कमेटी की गठन की, और इस कमेटी का नाम फजल अली कमीशन, या इसको फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं, जिसका लीड कर रहे थे जस्टिस फजल अली, के.एम. पानीकर और एच.एम. कुंजरू। ये जो कमेटी थी देश के अलग अलग हिस्सों में जाती है और एक सर्वे करती है, और उस सर्वे के आधार पर एक रिजल्ट पर पहुंचती है, और वो सरकार को कहती है कि आप भाषा के आधार पर एक पहले क्राइटेरिया रखिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा,
लेकिन सिर्फ भाषा ही के आधार पर नहीं होगी, कुछ अलग और भी क्राइटेरिया होंगे और भी कंडीशंस होंगे। इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी देखी जाएगी, देश की एकता अखंडता भी होगी और कल्चरल होमोजेनिटी होगी। यानी अगर आप मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसमें हिंदी वाले लोग नहीं होंगे, वहाँ हिंदी वाले लोग भी होंगे। तो ये कमेटी की एडवाइस पर जब हम देखेंगे कि सरकार ने बहुत सारे इस कमेटी के बेसिक जो मेजर एडवाइस इसी कमेटी को फॉलो करती है और 1956 में हमारे देश में 7th कॉन्स्टिट्यूशन 7वां संविधान संशोधन करके स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया जाता है। और इसके बाद हमारे देश का जो फिगर है कुछ इस तरह से दिखता है। हमारे देश का नक्शा आप देख सकते हैं कि मद्रास से यहाँ आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है, आंध्र प्रदेश यहाँ अलग हो जाता है। तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट सरकार लाती है 56 में और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बेसिकली आधारित है फेडरल कमीशन, इसी कमीशन की ज़्यादातर बातों को फॉलो करती है सरकार और अलग अलग स्टेट का रीऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 56 के बाद भी कई ऐसे जगह पर अलग अलग मांगे थी, जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की मांग फिर भी कंटिन्यू आगे बढ़ती रही। और 56 से 66 तक का जब आप दौर देखेंगे, इस समय का जब दौर देखेंगे, उसमें जो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को देखेंगे तो ये पूरा आसाम वाला एरिया में आ जाता था और इसमें ये मणिपुर और ये त्रिपुरा वाले जो एरिया थे वो यूटी थे, केंद्र के कंट्रोल में थे। अब यहीं पे नागा वाले जो लोग थे इनका तो कुछ अलग ही डिमांड था कि ये तो इंडिया में रहना ही नहीं चाह रहे थे। इनका सीधा कहना था कि हमारी कल्चर, हमारी एथनिसिटी अलग, हमारी कल्चर अलग, संस्कृति अलग, हम इंडिया में क्यों मिले। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नागालैंड को 57 में नागालैंड को एज ए यूटी कार्व्ड आउट किया गया। आसाम से निकालकर एक नागालैंड यूटी केंद्र शासित बनाया गया। और इसके बाद 1960 के समय अब देखेंगे तो वहीं बॉम्बे से 2 स्टेट बनाया गया, गुजरात और मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात बनाया गया। इसी तरह अब 61-62 के समय अब जब देखेंगे तो गोवा और पौंडीचेरी भारतीय यूनियन को ज्वाइन करते हैं एज ए यूटी। और नागालैंड को स्टेट 1963 में 1963 में नागालैंड जो यूटी था उसको स्टेटहुड का ग्रांट दिया जाता है। और 66 जब एरिया आता है वो बेसिकली ये वाला एरिया आता है, ये पेप्सू जिसको नाम से जाना जाता था, पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जिसको कहते थे अपन। ये पेप्सू वाले एरिया में बेसिकली अभी वर्तमान में जो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये दिल्ली, ये वाले एरिया आते थे पेप्सू में। तो वही जो 1966 में पेप्सू को कार्व्ड आउट किया गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को एज ए यूटी, और चंडीगढ़ जो था वो पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन कैपिटल बनाया गया। हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, पंजाबी लोगों के लिए जो जिसका मास्टर तारा सिंह लीड कर रहे थे उनके लिए पंजाब स्टेट बनाया गया। और चंडीगढ़ को एज ए यूटी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दोनों का कॉमन कैपिटल बनाया गया। 66 का दौर आ रहा ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो जब आप 71 से 91 का जब दौर देखेंगे तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन का दौर रहा। उसमें देखेंगे कि 71 में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। 72 में देखेंगे कि मणिपुर और ये जो त्रिपुरा थे इसको स्टेट बना दिया गया। और जो आसाम से मिजोरम और मेघालय को एज ए यूटी आसाम से कार्व्ड आउट किया गया 72 में। 75 में देखेंगे तो सिक्किम भारत के इंडियन यूनियन को ज्वाइन करता है। 87 की बात करेंगे तो मणिपुर यूटी जो था, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया गया। और गोवा, दमन और दीव को तोड़कर 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। गोवा को एज ए स्टेट और यूटी, दमन एंड दीव को 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। 87 के एरिया में देखेंगे तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया गया। वही बात करेंगे 1991 का, 1951 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल एज ए टेरिटरी घोषित किया गया। अब दौर आता है 2000 का। अब 2000 से प्रेजेंट एरा तक की अगर बात करेंगे तो उसमें देखेंगे 2000 वाले ईयर में आप देखेंगे तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होता है और यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। इसके बाद 2014 का आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। और 2019 में जो देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज बनाया गया, स्टेट से यूटी में कन्वर्ट किया गया। तो कुछ इस तरह की ऐतिहासिक घटना रही भारत में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को लेकर। इस वीडियो में हमने इसकी चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।